ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। जीवन अनमोल है। जिंदगी की खूबसूरती ही हमें खुलकर जीने के लिए प्रेरित करती है। हम में से ज्यादातर लोगों को घूमना, फिरना, यात्रा करना पसंद होता है। देश दुनिया देखने का शौक रखना अच्छी बात है, लेकिन समय की नजाकत के अनुसार कार्य करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोविड महामारी में ज्यादातर राज्य इस समय अनलॉक की प्रक्रिया में हैं। ऐसे में रियायतें भी मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकल जाएं। बहुत सारे पर्यटन स्थलों पर भीड़ इकट्ठा होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ये तीसरी लहर को दस्तक देने जैसा है। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करिए और सुरक्षित दूरी को जरूर अपनाइए, तभी तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। कोविड-19 से आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आमंत्रित करने के लिए। जी नमस्ते मैम। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर रूपाली, डेल्टा प्लस वेरिएंट की चर्चा हर तरफ है। हर कोई चाहता है कि वो इससे सुरक्षित रहे, संक्रमण से बचा रहे। जो लोग उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो गया है? जी देखिए, जैसा कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये जब पहला वेरिएंट जो इनिशियल जो आपका कोरोना वायरस था, वो भी जो डायबिटीज या जो हाइपरटेंशन या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित जो व्यक्ति थे, उनमें ये कंडीशन ज्यादा सिवियर होती है और उसमें मृत्यु होने का दर भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि जो वेरिएंट्स होंगे उनमें भी अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी शुगर से या बीपी की बीमारी से ग्रसित है तो उसमें थोड़ा आपका मृत्यु दर ज्यादा होने की उम्मीद होती है। जी बिल्कुल। एक रिसर्च एम्स में प्रकाशित हुई है और उसमें ये कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से 42% बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। 42% एक बड़ा आंकड़ा है। डॉक्टर रूपाली, जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं वो उससे कैसे उबर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम सबको समझना होगा कि ना केवल हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे, बट एक अपनी मेंटल हेल्थ पे भी हमें उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। जी। तो जैसा कि हम बात करते हैं, जब हेल्थ की बात करते हैं तो वो केवल फिजिकल नहीं होती है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारे कॉम्पोनेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से कोविड पेंडेमिक या ये महामारी ने दस्तक दी है, हर व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई अडल्ट हो या बच्चे हों, सभी लोग एक तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस से ग्रसित हैं। देखिए, बच्चों का अगर आप सोचे, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लगभग 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। पूरा समय वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, इनसे घिरे हुए हैं। तो ये चीजें मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पर जैसा कि अब लाचारी है, तो सभी हम लोग के घर में भी जो छोटे बच्चे हैं, हमें उनको ऑनलाइन क्लासेस करानी पड़ती हैं। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को आप ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, उनके हाथ में कंप्यूटर होता है, तो उनका जो बाकी सोशल इंटरैक्शन है वो इतना कम हो गया है, जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो इतनी कम हो गई हैं। तो ये दोनों ही चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने में। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करें और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करें। हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो योगा करें, एक्सरसाइजेस करें या कुछ भी फिजिकल जो
गेम्स है, अब जैसा कि अब उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है तो कम से कम बच्चे मास्क पहन के पार्क तक जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और जो भी उनके थोड़े फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ना केवल मेंटल हेल्थ बट ये जो फिजिकल हेल्थ भी है बच्चों की, वो लॉन्ग टर्म में काफी इफेक्ट होने वाली है। घर बैठे बैठे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसके काफी ज्यादा हमें बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें। जी बिल्कुल। डॉक्टर रूपाली, जो कोरोना संक्रमण से ठीक लोग हो रहे हैं, रिकवर होने के बाद 40% लोगों में कोरोना के लक्षण अब भी मिल रहे हैं। इसका क्या कारण है और इससे कैसे उबरा जाए? जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों में कुछ तरह के लक्षण हैं जो परसिस्ट कर सकते हैं, और उससे घबराएं नहीं। अगर आपको जब तक सैचुरेशन आपका मेंटेन्ड है, ऑक्सीजन लेवल्स अगर कम नहीं है, तो बाकी अगर कोई लक्षण परसिस्ट करता भी है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको साथ में कोई इंटरकरेंट कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी हो गया और जिसकी वजह से कुछ फीवर दोबारा हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट जो आपके वार्निंग सिम्टम्स हैं, जैसे कि सैचुरेशन कम होना ऑक्सीजन का, इन सब चीजों का ध्यान रखना, या बहुत ज्यादा सांस फूलना या कोई छाती में डिस्कम्फर्ट लगना, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर से मिलें। अन्यथा कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर हेल्दी डाइट लें और अपना व्यायाम, एक्सरसाइजेज जो हैं उनको रेगुलरली करें, और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करें। ऐसा नहीं है कि कोरोना से ग्रसित होने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेने हैं या डाइट में कुछ स्पेसिफिक लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सेम प्रिकॉशंस हैं, सेम डाइटरी एडवाइस है, सेम एक्सरसाइजेज की एडवाइस है। तो आपको वही चीजें करनी है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, अपनी नींद का ध्यान रखना है, एंग्जाइटी को कम करना है, फिजिकल एक्टिविटीज में जितना हो सके आप थोड़ा इन्वॉल्व रहें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चीजों से थोड़ा आप दूर रहें। जी डॉक्टर रूपाली, कुछ लोगों में समस्या जो है वो इस तरह की आ रही है कि कोरोना के ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक खांसी रह रही है, और बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। रात में भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे जगे ही रह रहे हैं, जिस कारण कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन उनके जीवन में आ रहा है। कैसे निकलें इन समस्याओं से? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा खांसी रहना कोविड की बीमारी के बाद, तो ये बहुत कॉमन बात है। बाकी जो नॉर्मल हमारे वायरल इन्फेक्शन है उसके बाद भी बहुत बार आपको पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस जैसी चीज होती है, जिसमें कि लंबे समय तक आपको खांसी के लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ एंटी एलर्जिक जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं, कभी कभार आपको कुछ पंप भी दिए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर फिजिशियन को दिखाना होगा, तो कितना सिवियर आपकी खांसी है उस हिसाब से वो आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ के लिए आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। बाकी भाप वगैरह आप लेते रहें, और आप बाकी जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस व्यायाम है अगर आप वो कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, ये सब चीजों का इनका जरूर आप पालन करें। और इसके अलावा जो आपने एक दूसरा सवाल पूछा था और वो फिर से आप दोहराते हैं। बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है। हाँ जी, नींद का जो है देखिए वो फिर से एंग्जाइटी रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना ने हमें हर तरीके से, अगर आप कहें तो हमें ग्रसित किया है, ना केवल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो हर व्यक्ति इस समय बहुत ही डरा हुआ है, एंग्शियस है। उसी के कारण जो लोग हैं जो कोविड के बाद हैं उनको भी एक तरह की एंग्जाइटी परसिस्ट करती है। उनको वो अपना जो एक्सपीरियंस है, जिस समय उनको कोविड हुआ था उस समय का जो बैड एक्सपीरियंस है, वो बहुत से लोग उससे नहीं निकल पाते। एक तरह का पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिस तरह से कहेंगे उसको। तो उसके लिए मैं कहूंगी अगर आपको बहुत ज्यादा इस तरह का कुछ आपको तकलीफ महसूस होती है तो आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट से आप मिलें और आप उसके लिए आप इलाज कराएं। तो उसमें घबराने की बात नहीं, ये ट्रांजिएंट चीज है, कुछ समय के लिए होगी, बट वो इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल यानी 5 जुलाई को कोविड-19 रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में अगस्त के मध्य से कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है और सितंबर में इसका पीक आ सकता है। इस तरह की जब रिपोर्ट जारी होती है डॉक्टर रूपाली, तो बहुत सारे लोगों के जहन में कहीं ना कहीं पैनिक सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दूसरी लहर से अभी ठीक वो उबर ही रहे हैं कि अब अगस्त यानी अगले महीने ही तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये तीसरी वेव का अनुमान बहुत समय से लगाया जा रहा है।
बट हमें उस चीज को सुन के हमें पैनिक नहीं होना है, एंग्शियस नहीं होना है, बल्कि उस चीज को समझ के हमें एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, अगर थर्ड वेव का अनुमान लगाया जा रहा है तो हम उस चीज से हम यही आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप उस चीज को सुन के पैनिक ना करें, बल्कि आप उस चीज को लेके प्रिकॉशंस को फॉलो करें। और प्रिकॉशंस डे 1 से सेम है। जो डे 1 से हम प्रिकॉशंस बता रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना, कफ एटिकेट फॉलो करना, और आपको अपना हैंड हाइजीन फॉलो करना, और जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करना, अननेसेसरी ट्रैवल्स को अवॉइड करना। तो यही सेम प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो, कम इन्फेक्शियस हो, जो भी हो। यही जो सोशल वैक्सीन है, यही जो आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, ये डे 1 से बिल्कुल बदले नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों से कि पैनिक ना करें, बल्कि प्रिपेयर्डनेस अपनी आप अच्छी रखें। तो ये जो हमें आगाह कर रहे हैं, तो ये इसलिए आगाह किया जा रहा है ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें उस चीज के लिए। तो हमें मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। प्रिकॉशंस में कोताही नहीं बरतनी है। जो भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से पालन करना है। जी बिल्कुल। एक तरफ जहां तीसरी लहर के आने को लेकर लोगों में डर है, पैनिक है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही है कि पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगी? जब देश कोविड महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की गतिविधियों पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना के अगेंस्ट जो ये लड़ाई है, ये कम्युनिटी वॉर, पीपल्स वॉर है, और इसमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का बिहेवियर भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। तो हमें अपना पार्ट भी अच्छी तरह से फॉलो करना है। मैं समझ सकती हूँ जो 2 साल से सब लॉकडाउन और कोविड से जो लोग मेंटली अफेक्टेड हैं, फिजिकली अफेक्टेड हैं, तो बहुत से लोग हैं जो कि इस समय चाहते हैं कि वो घर से बाहर निकलें, माहौल चेंज करें, बट उससे हमें ये चीज समझना जरूरी है कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा अगर इस तरह की चीजें बढ़ेंगी तो कोविड का संक्रमण का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि हम ऑलरेडी अपेक्षा कर रहे हैं, थर्ड वेव आने वाली है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि ज्यादा इन्फेक्शियस हैं और ज्यादा सिवियर भी हैं। तो हमें अभी लापरवाही बरतने का समय नहीं है। कुछ समय के लिए और संयम, सतर्कता बनाए रखें। वैक्सीन की अगर बात करें डॉक्टर रूपाली, तो बहुत सारे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे कोवैक्सीन लगवानी है, इसलिए मैं कोविशील्ड नहीं लगवा रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं जब कोवैक्सीन हमारे क्षेत्र में उपलब्ध होगी तब मैं कोवैक्सीन लगवाऊंगा। उन्हें ऐसा लगता है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी? जी बिल्कुल। देखिए, जितनी भी वैक्सीन अप्रूव की गई हैं हमारे देश में लगाने के लिए, वो सभी सुरक्षित हैं और प्रभावी हैं, मतलब सेफ हैं, इफेक्टिव हैं। तो हमें उस चीज में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि ये मिलेगी तो लगवाएंगे, वो मिलेगी तो लगवाएंगे, क्योंकि उससे हम अपना जो कीमती समय है उसको हम व्यर्थ कर रहे हैं। आप जितना जल्दी वैक्सीनेट होंगे उतना जल्दी आप प्रोटेक्टेड होंगे। मैं मानती हूँ कोविशील्ड के साथ बुखार और इस तरह की कुछ जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो थोड़े ज्यादा देखे जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ नहीं है या वो इफेक्टिव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको जो भी वैक्सीन आपको जब भी उपलब्ध हो, आप कृपया करके उसको लगाएं। जी डॉक्टर रूपाली, अब बहुत सारी जगहों में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो मेट्रो स्टेशंस पर इस समय भारी भीड़ देखी जा रही है, सुबह और शाम के समय। इसी तरह की लंबी कतारें वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी देखी जा रही हैं। वहां पर लोग जाते हैं और सुरक्षित दूरी का पालन वहां भी बहुत कम होता दिख रहा है। वैसे प्रशासन अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर इस समय हम जाते हैं, जैसे कि इवन अगर हम वैक्सीनेशन साइट पे जाते हैं या हम मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, तो हमें अपना योगदान उसमें देना होगा। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि हम सोशल डिस्टेंस जितना हो सके, मैं मानती हूँ हर समय हम 6 फीट की दूरी हम नहीं मेंटेन कर सकते हैं या 1 मीटर की दूरी नहीं मेंटेन कर सकते हैं, बट स्टिल जितना हो सके आप उतना मेंटेन करें। मास्क को अच्छे से मुंह और नाक कवर करके अच्छे से पहने, कफ एटिकेट्स को फॉलो करें और हाथों को
नियमित रूप से आप धोते रहें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 100% कर पाना हो सकता है हर समय ना पॉसिबल हो, पर जितना भी पॉसिबल है उतना हमें जरूर करना होगा। और अब एक हद से ज्यादा तो हम इन चीजों को नहीं अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको मेट्रो यूज करनी है तो करनी है, बट आपको अपनी सावधानियां उतनी ही बरतनी है। और ऐसे ही वैक्सीनेशन साइट पे, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जो वैक्सीन लगवाने गए हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है। तो उसमें यही अनुमान लगाया जाता है कि उनको वैक्सीनेशन सेंटर से शायद हो सकता है किसी और से संक्रमण प्राप्त हो गया हो। बट इसमें हम यही कर सकते हैं कि जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हैं आप उतना लें और जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। झज्जर से श्री ओम जायसवाल जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब रूपाली को नमस्कार मेरा जी। मैं श्री ओम जायसवाल बेड़ा गाँव झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, ये मतलब ये सवाल ये था जी, जो कुछ लोगों को हल्का बुखार होने के बाद स्त्रियां उनका स्मेल और गंध चली गई थी, तो दो महीने हो गए हैं उनको स्मेल गंध वापस नहीं आई है। आ रही है तो कुछ उसमें से मतलब कई दफा बदबू सी महसूस बताते हैं वो लोग। तो ये क्या वो है जी, मतलब कब तक वापस आ जाएगी स्मेल और वो स्वाद मुंह का? जी डॉक्टर रूपाली, बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत कॉमन सवाल है जो शुरू से लोग पूछते आ रहे हैं कि ये जो लॉस ऑफ स्मेल है या लॉस ऑफ टेस्ट है ये कितने समय में वापस आ जाएगा। देखिए इसके लिए कोई नियमित समय आधारित नहीं है कि आप 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में ये वापस आ जाएगा। बस आप मतलब यूजुअली लोगों में वापस आ जाता है, 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक समय नहीं है। जी बिल्कुल। राजस्थान के चुरू से ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब को भी जी। ऐसा है, मेरे परिवार में कोवैक्सीन लगाया है, उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया जी। अभी राजस्थान में नंबर आ नहीं रहा है वैक्सीन, तो दूसरा वैक्सीन लगा सकते हैं क्या, कोविशील्ड? जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए जैसा कि अभी जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार आप पहला डोज जिस वैक्सीन का लेंगे दूसरा डोज भी आपको उसी वैक्सीन का लेना होगा, वही आपको इफेक्टिव माना जाएगा। तो अगर आपने पहला डोज को वैक्सीन लिया है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दूसरा डोज भी को वैक्सीन लें। अगर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ समय रुक सकते हैं। जी डॉक्टर रूपाली, एक और व्यवहारिक सा सवाल है कि जब कोरोना की दूसरी लहर देश में पीक पर थी तो आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने, सरकार ने कहा कि डबल मास्क लगाइए। अब जब मामले बहुत कम हो गए हैं, दिल्ली की बात करें या कुछ और राज्यों की, तो लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब तो मामले कम हो गए, अब तो 1 मास्क से भी काम चल जाएगा। क्या कहेंगी आप? जी देखिए, इस चीज के 2 पहलू हैं। मैं मानती हूँ कि विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी 2 मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा इन्फेक्शियस पाए जा रहे हैं जी। बट जैसा कि मैं खुद भी मानती हूँ कि इतने समय से मास्क लगाते हुए बहुत बार आपको कुछ एक डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है, तो कम से कम आप 1 मास्क जरूर लगा के रखें। और अगर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं या जहां आपको लगता है संक्रमण का चांस ज्यादा है तो ऐसी जगह आप 2 मास्क लगा के रखें। बाकी अदरवाइज आप कभी कभार 1 मास्क भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। राजस्थान के बाड़मेर से देसवाल सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो आनंद जी और रूपाली को नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मैं जसमान सिंह सोडा बोल रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जिस प्रकार से नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे तम्बाकू, बीड़ी गुटखा, तो उनको जो ये जो डेल्टा प्लस है उन पर ये उनको उपयोग करने वालों पर कितना असर पड़ता है? जी डॉक्टर रूपाली, धूम्रपान जो लोग करने के आदी हैं उन्हें डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए ये केवल डेल्टा प्लस की बात नहीं है। जो लोग धूम्रपान करते हैं या गुटखा आदि का सेवन करते हैं उनमें ऑलरेडी लंग्स में एक इन्फ्लेमेशन होता है जी। जो धूम्रपान करने वाले बहुत से लोगों को ऑलरेडी COPD जैसी बीमारी होती है, तो उनके लंग फंक्शंस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होगा उनको नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा ही हानि पहुंचेगी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कृपया करके ना करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें।
जी हाँ, बिल्कुल। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर मेन को भी मेरा नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी 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 सर, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी आपके बहुत सारे कोरोना पे प्रोग्राम दिए और आपने अपना टीचर भी आपका टाइम के लिया। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन है वैक्सीन पे सर ये है कि जैसे हमें 2 वैक्सीन लगी है, एक तो कोविशील्ड दूसरा को, तो और वैक्सीन विदेशी मंगाए जा रहे हैं, तो क्या वो भी हमें लगाया जाएगा या 2 ही वैक्सीन से संतोष करना पड़ेगा? इसके क्या बताएंगे? जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए अभी हमारे देश में ऑलरेडी कोवैक्सिन और कोविशील्ड उपलब्ध है, स्पुतनिक भी अवेलेबल है और कुछ ही समय में मॉडर्ना वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी जी। और ये सारी ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और एफिकेसियस हैं। किसी भी वैक्सीन को जिसको 50% से कम एफिकेसी है उसको कोई ऐसी मान्यता नहीं मिली है। जो भी अप्रूव्ड वैक्सीन है वो सभी 50% से ज्यादा ही आपकी इफेक्टिव है, एफिकेशियस है। तो आपको जो भी सुविधा, जो भी वैक्सीन उपलब्ध होती है आप उसको कृपया करके लगवाएं। जी हाँ, बिल्कुल। टीकाकरण बहुत जरूरी है। सरकार ने निःशुल्क टीका केंद्र की व्यवस्था की है। आप अपने नजदीकी टीका केंद्र पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवाकर टीके लगवा सकते हैं। आप कोविन ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी से सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्ते। डॉक्टर रूपाली मलिक जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ डॉक्टर रूपाली मलिक जी, मेरा टीकाकरण सफलतापूर्वक हो चुका है जी। तो क्या आपने जो है अपने निकटतम अस्पताल, निकटतम हॉस्पिटल में अपने नेत्र विशेषज्ञ है, नेत्र रोग विभाग में बिना झिझक के जा सकता हूँ चेक करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए, या अभी जाना उचित नहीं होगा? जी डॉक्टर रूपाली। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपकी वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं और उसको दूसरी डोज के भी 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल आप उम्मीद करें आप प्रोटेक्टेड हैं। पर फिर भी जैसा कि हम जानते हैं कि वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है। कोई भी वैक्सीन 70, 80, 90% से ज्यादा एफिकेशियस नहीं है। तो गारंटी के साथ आपको कोई नहीं बता सकता कि आप 100% सेफ हैं कि नहीं है। तो मैं फिर भी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना जो भी प्रिकॉशन है उनको फॉलो करें और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि ये पहली लहर और दूसरी लहर, ये तीसरी लहर आने वाली है, आम जनता को ये कैसे पता लगे कि ये तीसरी लहर का मापदंड क्या है? डॉक्टर साहब ये हमें बताएं। जी डॉक्टर रूपाली, ये जानना चाहते हैं कि तीसरी लहर का स्वरूप जनता कैसे पहचान पाएगी? हाँ जी, देखिए, पहली लहर, दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, जो सिम्टम्स हैं इस बीमारी के सेम हैं। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति फीवर, सर्दी, जुकाम, इस तरह के किसी भी सिम्टम्स से अगर ग्रसित है तो उसको आइसोलेशन मेंटेन करना है और दूसरे लोगों से कम मिलना है। तो जैसा कि पहले लहर में बताया है या दूसरी लहर में बताया, सेम प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो अभी भी मैंने बताया, मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करना, यही करना। देखिए, अनुमान लगाने का मतलब हम इसके अलावा और कोई मापदंड नहीं है कि हम बताएंगे अब लहर आ गई है और अब ऐसा करना है। धीरे धीरे करके मामले बढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो एकदम से बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ये प्रिकॉशंस का पालन हर समय करते रहें। सावधानी ही बचाव है और कोविड दिशा निर्देशों का पालन हर समय बेहद जरूरी है। आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी। दुर्गा जी, रेडियो सेट की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं 13 मई को कोवैक्सीन का पहला डोज लिया था जी, और ये 10-11 जून को उसका ड्यू हो गया जी। इसी वक्त मुझको बुखार हो गया, मलेरिया जी, और दूसरा डोज मैं ले नहीं पाया। 20 रोज का लेट हो गया दूसरा डोज लेने में, तो मैं ले सकता हूँ कि नहीं? जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए, अगर आप इस समय बिल्कुल एसिम्टोमेटिक या बुखार आपका ठीक हो चुका है तो आप अपनी वैक्सीन डोज ले सकते हैं। बट अगर आपको ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था तो आप अभी 4 से 8 हफ्ते रुक के भी ये वैक्सीन ले सकते हैं।
डॉक्टर रूपाली, जैसा कि ये बता रहे थे कि इन्हें बुखार था, बहुत सारे लोगों को बुखार आता है और वो अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज का समय आ गया है और उन्हें बुखार आ गया, उन्होंने जांच नहीं करवाई, उस स्थिति में क्या करेंगे वो? तो वो अगर उनके सिम्टम्स ठीक हुए 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं। बट वैक्सीन लेते समय उनको सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रिकॉशन है। जी। राजधानी दिल्ली से अनिल जी हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते अनिल सर। नमस्ते। और डॉक्टर मैडम को भी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोवैक्सीन एक डोज के बाद दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का गैप है जी, और कोविशील्ड के साथ है कि 84 दिन के बाद लगेगी। तो जैसे पहली डोज लगवाने के बाद अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि तीसरी लहर आने वाली है, अगस्त में आएगी और सितंबर में पीक होगा जी, तो ऐसे टाइम में पहले डोज में लगवाने वालों को कोई बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल भी। और दूसरी बात है कि जैसे छोटा बच्चा दूध पी रहा है तो वो मदर लगवा सकती है वैक्सीन या नहीं? जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए पहली डोज के बाद भी आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर मिलती है, बट वो कितनी होगी ये कहना मुश्किल है। दूसरी डोज के बाद ही एक बूस्टर इफेक्ट आता है जिससे कि आपको एडिक्वेट रिस्पॉन्स मिलता है। तो आइडियल सिचुएशन तो 2 वैक्सीन डोजेस के बाद ही है, बट अगर आपने एक वैक्सीन भी लगवाई है तो कम से कम ना लगवाने से वो बेहतर है। बट आपको प्रिकॉशंस का फिर भी पालन करना है। मेन जो चीज है वो प्रिकॉशंस का पालन करना है। और जो दूध पिलाने वाली महिला है वो वैक्सीन लगवा सकती है। बहुत सारे वैसी महिलाओं को ये भी मन में शंका है डॉक्टर रूपाली कि क्या अगर जब वो वैक्सीन लगवा कर आती हैं तो क्या वो अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करवाना जारी रख सकती हैं, या 2-3 दिन तक अगर उनमें हल्के बुखार या बदन दर्द की शिकायत होती है तो वो स्तनपान करवाना बंद कर दें? क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता है अनलेस कि आपको फीवर आ ही चुका है जी। तो अगर फीवर आपको तेज है वो अलग बात है, बट अगर नहीं है तो तब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू रखिए। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर रूपाली कह रही हैं कि कभी भी दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए अगर आपको बुखार आ भी जाए तब भी। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम के शुरू में भी आपने कहा और एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सुरक्षित दूरी पालन करने की। आपने भी कहा कि बहुत मुश्किल होता है हर समय इसे निभा पाना। ऐसी स्थिति में जब लोग अपने ऑफिसेस जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, वो क्या सावधानी बरतें? बहुत सारे लोग सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा होता है तो आप उस समय पे जरूर कोशिश करें आप डबल मास्क पहने और आप मुंह अपना दूसरी तरफ फेर कर रखें। जैसे अगर आप 2 लोग बहुत निकट उस पे अगर आप हैं तो आप कोशिश करें कि सब लोग अपना फेस एक दूसरे से कम दूर रखें और एक दूसरे को जितना हो सके फिजिकली ना टच करें। तो अगर जितना भी आप में अगर हो सकता है 1 मीटर 2 मीटर नहीं आप मेंटेन कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें कि आप मुंह आप एक दूसरे से आप अलग रखें, मतलब मुंह बिल्कुल एक दूसरे की तरफ ना हो और आप जितना हो सके फिजिकल टच आप अवॉइड करें और हाथ धोएं और उस समय पे आप डबल मास्क जरूर पहनें। डॉक्टर रूपाली, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे किसी और विषय पर चर्चा की जा सके। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर रूपाली मलिक बता रही थी कि आप जहां भी जाएं सुरक्षित दूरी का पालन करने की कोशिश करें। अगर संभव नहीं है तो 2 मास्क जरूर लगाएं, मास्क को अच्छी तरह से लगाएं, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लें, साथ ही साथ जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और कोरोना संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.nic.in